भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार है। इसे कल यानी गुरुवार को इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। अरिघात को साल 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसकी टेस्टिंग जारी रही। अब फाइनली इसे कमीशन किया जाएगा। सबमरीन अरिघात कितनी ताकतवर है, आइए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो सबमरीन अरिघात के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। ये हिंदुस्तान की नई ताकत कही जा रही है। अरिघात INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है और इसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। बता दें आपको कि अरिहंत की तरह ही अरिघात 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस होगी। INS अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तो जाहिर सी बात है 750 किलोमीटर की रेंज वाली 15 मिसाइलों से ये लैस है। समंदर के अंदर मिसाइल अटैक करने में सक्षम है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। 14/10/2022 को यह टेस्टिंग दुनिया ने देखी थी और इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। और अब भारतीय बेड़े में अरिघात शामिल होने वाला है। हिंदुस्तान की ये नई ताकत और ज्यादा अब बढ़ने वाली है। इस पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री और सभी 71 मंत्री हिस्सा लेंगे। ये बैठक सुषमा स्वराज भवन में शाम 4:30 बजे होगी। सबसे अहम बात यह है कि इसमें सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार के 100 दिन के एजेंडे की बात कही थी, यानी सभी विभागों को जनता से जुड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बताना होगा। विभागों को उनके लक्ष्य के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देश भर के डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी। टास्क फोर्स की पहली बैठक में सुरक्षा से जुड़े करीब 400 सुझाव सामने आए हैं। आज गृह सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों और DGPs के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगे की योजना और कमेटी को मिले सुझावों पर चर्चा की जाएगी। कूनो नेशनल पार्क में पवन नाम के नर चीते की मौत हो गई है। नर चीते का शव झाड़ियों के बीच नाले में मिला है। कूनो नेशनल पार्क में अब 12 वयस्क और 12 शावक हैं। चीता पवन नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को लाया गया था। पहले खेप में 7 चीते आए थे, जिसमें यह पवन सबसे तेज दौड़ने वाला चीता था, जो कि कूनो नेशनल पार्क से कई बार सीमा लांघ कर भी जा चुका है और कई बार उसे ट्रैंकुलाइज करके वापस लाया गया। मौत का कारण चीते का आधा हिस्सा पानी में डूबना बताया जा रहा है। जो हिस्सा पानी में डूबा था उस हिस्से में घाव भी था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अगस्त तक या उससे पहले नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 18 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का मंगलवार को आखिरी दिन था। अनंतनाग जिले में कुल 72 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद पुलवामा जिले में 55 और डोडा जिले में 41 उम्मीदवार मैदान में हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अपने एक बयान के बाद फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए और धर्माचार्यों को लाना चाहिए। भारत के विकास के लिए वक्फ बोर्ड का खत्म होना जरूरी। उन्होंने कहा कि जब राम राजा थे तो उनकी सदन में वशिष्ठ जी महाराज थे। धर्माचार्य इसलिए जरूरी है कि वो बता सके कि देश में कौन से कानून जरूरी हैं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि ऐसे रिलेशन भारतीय समाज में स्वीकार नहीं है।